हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना बायोलॉजी का क्लास, जो कि पहला चैप्टर हम लोग कर रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस लेक्चर तक में आपने सेल वॉल देखा था, और सेल वॉल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आपने वहां तक लेक्चर कंटिन्यू किया होगा, आप हेल्दी होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है न्यूक्लियस। आपको पता होगा कि जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था तो हमें ये पता चला था कि कोई दुनिया का कोई भी सेल हो, उसमें तीन चीजें तो कॉमन है ही है। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक, जेनेटिक मटेरियल क्या, जो हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स से। कोई भी नया सेल जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर आता है ना, तो जो न्यू सेल आएगा उसको अपने मदर सेल से, यानी कि अपने जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जिससे वो बना, उससे उसको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो तीन चीजें होती है। और फिर हमने देखा था कि प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। तो आज हम लोग प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का ही खेल होता है दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो न्यूक्लियस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस, जैसा कि आपके नोट में भी लिखा हुआ है और यहां बोर्ड पे भी देखिए लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यानी न्यूक्लियस जो है उस पे दो लेयर मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर नहीं, दो लेयर। सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल लेयर। सेल मेम्ब्रेन जो था वो क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन था। हाँ, उसमें फॉस्फोलिपिड का दो लेयर था स्ट्रक्चर में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो एक सिंगल लेयर था ना। तो न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इस पे मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है। तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस। डेंस कहने का मतलब है कि हैवी होता है, वॉल्यूम की तुलना में इसका मास जो होता है वो अच्छा खासा होता है। तो डेंस स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल सा, स्फेरिकल प्रोमिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट मींस कोई चीज ऐसा जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में अगर आप जाएंगे तो स्टैचू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मंदिर में वो स्टैचू जो है वो प्रोमिनेंट है, समझ गए ना। प्रोमिनेंट मतलब एक ऐसा चीज जो दिखे, जो छुपा ना रहे किसी की नजरों से, यानी किसी ऐसे जगह पे हो या कोई चीज वहां पर जाए तो उसको वो दिखे ही दिखे। जैसे मान लीजिए कि आपके रूम में अगर मान लीजिए कि कोई बहुत खूबसूरत सा पेंटिंग है, तो आप इसे क्या करेंगे, सामने में लगाए हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये जो पेंटिंग है ना वो मेरे रूम में एक प्रोमिनेंट साइट पर है, यानी एक ऐसे साइट पर है कि मेरे रूम में जो आएगा इस पेंटिंग को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। तो वही तरह हम कह रहे हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मींस मतलब सेल को अगर कोई आदमी देखेगा माइक्रोस्कोप से, उसके नजरों से बाकी और चीज छुप जाए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं छुपेगा। समझ गए ना। तो प्रोमिनेंट मतलब होता है कि एक मतलब एक ऐसा चीज जो मतलब दिखे ही दिखे, समझ गए ना। तो प्रोमिनेंट, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्फेरिकल प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, आपको पता है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट। हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सेल ही करता है। और सेल के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो सेल कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड इनक्लोज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहां बंद होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही बंद होगा। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल डेंस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करता है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, अंग्रेज थे, वो बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को 1831 में, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, यानी कि पहली बार उन्होंने न्यूक्लियस देखा। ओके, चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस होता है। इवन अगर आप बात करें ना, तो जितने भी यूकार्योटिक सेल है सब में न्यूक्लियस होता है।
प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। यही डिफिनेशन हमने लिया था कि प्रोकार्योटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस व्हाइल यूकार्योटिक सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या मतलब था उसका कि प्रोकार्योटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता था वो नेकेड होता था, नग्न होता, नेकेड होता था, वो यूं ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, उसमें कोई वो इनक्लोजेज नहीं रहता है। लेकिन यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है, और वही डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस। आया होगा समझ में? ठीक है। तो प्लांट सेल और चाहे एनिमल सेल हो, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों यूकारियोट्स हैं, यानी दोनों यूकारियोटिक सेल के बने हुए हैं, तो दोनों में न्यूक्लियस होगा। लेकिन एक अंतर होगा दोनों में। क्या अंतर होगा? अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल में जो सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। यानी एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। यानी सेल के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है ना, न्यूक्लियस है, हम पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम, अनेक सारी चीजें, उन सब में एनिमल सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियस है। किस में? एनिमल सेल में। और सेंट्रली लोकेटेड है, यानी एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी सेल के ठीक बीच में होता है, सेल के ठीक बीच में होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल में आप देखोगे तो उसमें लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है वैक्यूल। हम आपको कह, सर ये वैक्यूल क्या है? तो कंटिन्यू में हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वैक्यूल हम पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वैक्यूल, और वैक्यूल के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस, और लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, देन इट इज वैक्यूल, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यूक्लियस। और वैक्यूल जो होता है वो पूरा जगह छेके रहता है, तो वैक्यूल चूंकि बीच में होता है तो वो क्या करता है ना, न्यूक्लियस को थोड़ा सा पुश कर देता है साइड की तरफ, पेरिफेरल हो जाता है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या था? सेंट्रली लोकेटेड था, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड नहीं है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा पुश हो गया है साइडवेज, यानी थोड़ा सा पेरिफेरल हो गया। आया समझ में? ओके। तो इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज स्लाइटली पेरिफेरल, यानी थोड़ा सा वो सेल मेम्ब्रेन की ओर पुश हुआ रहता है। समझ में आया होगा? ओके। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस और एनिमल सेल में न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा? वेरी गुड। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं न्यूक्लियस का, और फिर हम लोग उसको समझेंगे। तो ये है हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम। तो अगर आप देखें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो देख रहे हैं आप, जो सबसे बाहरी, ये जो आपको सबसे बाहरी दिख रहा है आपको, ये सबसे बाहरी, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है बाबू? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, ये बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया बाबू? आउटर मेम्ब्रेन या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाला है ये क्या हो गया आपका? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो दो लेयर मेम्ब्रेन में जो बाहर वाला है वो आउटर और अंदर वाला जो है इनर। अब देखिए इसमें आप देखिए कहीं कहीं पर, यहां पर देखिए, जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर पोर्स है, पोर्स। तो ये पोर्स, ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं ये कहलाएंगे न्यूक्लियर पोर। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियर पोर। ये हो गए आपके न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। क्यों होते हैं छिद्र? जिससे कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है।
तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो चीजों का एक्सचेंज होगा, जो सब्सटेंसेज न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी या जो सब्सटेंसेज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएंगी, वो इसी न्यूक्लियर पोर से होगा। हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पोर में क्या उसका फंक्शन है। तो ये न्यूक्लियर पोर हुआ। अब देखिए यहां पर एक आपको गोल सा नेकेड सा डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको धागा जैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये जो थोड़ा आज मौसम खराब है तो लाइट हो सकता है कम होगा। तो ये देखिए, ये जो आपको नोट में भी देख लीजिए आप, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहलाता है बाबू? क्रोमैटिन फाइबर। तो ये हो गया आपका क्रोमैटिन फाइबर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, अब ये जो है, तो मान लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, न्यूक्लियोलस है, तो उसके अंदर में फ्लूइड भी तो भरा होगा। तो जो फ्लूइड भरा होगा, जो फ्लूइड भरा होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा बाबू? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसका? ये फिगर हो गया आपका किसका? न्यूक्लियस का। बना लीजिएगा कॉपी में। ये फिगर हो गया किसका? न्यूक्लियस का। क्लास 8 में पढ़े होंगे तो वहां पे मैंने ये बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाया था। तो ध्यान से देख लीजिए। तो ये है हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, समझ गए? तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम फिर से बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर। और मेम्ब्रेन में जगह जगह पर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब आ जाए हम न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर एक नेकेड स्ट्रक्चर है डेंस सा, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यही है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, जैसा कि हमने बात किया कि न्यूक्लियस का काम है सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जितने भी सेल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसे कंट्रोल करना। यानी एक तरह से क्या हो गया? न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल हो गया ना, या डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। या मान लीजिए आपका स्कूल है, उसमें सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? उसका डायरेक्टर कंट्रोल करता है। तो ठीक उसी तरह सेल क्या हुआ? या तो अगर आप बॉडी के हिसाब से देखें तो ब्रेन हो गया, या किसी सिस्टम के हिसाब से देखें, किसी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो कौन कंट्रोल? उसका डायरेक्टर कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स है वो न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है, नेकेड स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियोलस है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन फाइबर है। और जो फ्लूइड भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। सिंपल तो है, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। देखिए, आप अपने नोट में देखिए, सारा का डिफाइन किया गया है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हेडिंग के अंदर देखिए, सबसे पहले दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए क्या लिखा है? द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है किससे? साइटोप्लाज्म से। जैसा कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में क्या भरा होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही करता है। तो ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पूछे कि जैसे सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ना कि फॉस्फोलिपिड का बायलेयर, उसमें प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड सारे लगे हुए होते हैं, जैसा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। जस्ट इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है? एज लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो सिंगल में लेयर्ड था, ये डबल लेयर्ड होता है। तो डबल लेयर्ड होता है और उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। अभी मैंने देखा ये क्या होता है? बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर्स।
तो देखिए लिखा है इट कंटेन सेवरल पोर्स थ्रू व्हिच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। अभी हमने तुरंत बात की थी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सचेंज होगा, न्यूक्लियस से कोई चीज साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर आएगा, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किससे होकर होगा? न्यूक्लियर पोर से होकर होगा। और ठीक है, इसके बाद आप देखें न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है। तो देखिए डिफाइन क्या किया गया है कि द कलरलेस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई कलर नहीं होता है, तो द कलरलेस ट्रांसपेरेंट, कलरलेस ट्रांसपेरेंट यानी कोई कलर नहीं, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाएगा, ओपेक क्यों नहीं है, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड करने का मतलब ये वाटरी फ्लूइड नहीं है, यानी पानी की तरह पतला नहीं है, थोड़ा सा जेली लाइक है। हाँ जेली लाइक, जेल्स बाल में लगाते हैं जेल, हाँ तो जेली लाइक, तो जेली लाइक है, जेली लाइक फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है। तो द कलरलेस ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड और जेली लाइक substance filled inside the nucleus in which chromatin fiber and nucleolus are present is called nucleoplasm। यानी कि जो फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमेटिन फाइबर मौजूद है और न्यूक्लियोलस मौजूद है। तो समझ में आ गया होगा क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? अच्छा एक बात और, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो बहुत से सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। आपको पता है ना कि कोई भी जो नया सेल आता है वो पुराने सेल के डिवीजन से ही आता है। तो जब सेल डिवाइड करने जाएगा तो सेल डिवीजन के लिए जो भी इसेंशियल एंजाइम्स है, जो भी इसेंशियल केमिकल्स हैं, वो कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। समझ गए। इसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस इज अ डेंस स्फेरिकल नेकेड डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। क्या क्या मैंने बोला? डेंस, डेंस कहने का मतलब हैवी सा, स्फेरिकल यानी गोल, नेकेड यानी किसके ऊपर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, नेकेड, डार्कली स्टेन्ड यानी ये कलर जो होगा इसका वो क्या होगा? वो ब्लैक कलर का होगा। तो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है राइबोसोम बनाना। राइबोसोम जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल के हेडिंग के अंदर। आप ये समझ लीजिए कि राइबोसोम जो है वो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम ही बनाता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। तो कोई पूछे आपसे कि राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल, आंसर देंगे हम न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहां मौजूद है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ओके अब आगे बात करें किसकी? क्रोमेटिन फाइबर की। तो क्रोमेटिन फाइबर जैसा कि आपको बताया गया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इट इज अ नेटवर्क ऑफ डार्कली स्टेन्ड लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डार्कली स्टेन्ड यानी कि ब्लैक कलर का, तो डार्कली स्टेन्ड फाइन यानी कि एकदम पतला सा, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, which is uniformly distributed in each part of nucleoplasm। यानी ये पूरी तरह से पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में हर जगह फैला हुआ होता है, यानी कि कहीं एक जगह पूरा जमा है दूसरी जगह नहीं है। जनरली ये सेल्स के अंदर हर जगह फैला हुआ होता है। The distributed in each part of nucleoplasm, it is made up of DNA and protein। क्रोमेटिन फाइबर बना होता है डीएनए का और प्रोटीन का। और आप कभी जीवन में डीएनए सुने हैं? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही हमें मिला हमारे पेरेंट्स से। लोग क्या कहते हैं? फिल्मी डायलॉग कहेगा ये मेरा खून है। खून से क्या होता है? खून कुछ नहीं होता है, डीएनए है। करेक्ट में अगर बायोलॉजी के वर्ल्ड में बोला जाए तो हम कहेंगे, कोई पिता कह सकता है कि मेरा बेटा मेरा डीएनए है। बिल्कुल, हमें अपने मां बाप से क्या मिला? उनका डीएनए मिला। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो भी शेप साइज है, हमारा नाक कैसा होगा, हमारा आंख कैसा होगा, हमारा मुंह कैसा होगा, हमारे बाल का कलर क्या होगा, हम कितने लंबे होंगे, हम छुटको होंगे, नटको होंगे, कैसे होंगे, हमारा पूरा बिहेवियर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ डिसाइड होता है हमारे डीएनए से। सब कुछ डीएनए, हमारा डीएनए और हमारा एनवायरनमेंट, यही दोनों मिलकर के हमें हमारे जैसा बनाता है। आप जैसे भी हैं उसके पीछे आपका डीएनए है और आपका एनवायरनमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा असर डालता है ना। अब मान लो कि कोई आदमी है,
वो एकदम अपने लोग के एरिया में पैदा हुआ, ठीक है ना, और उसको हम लेके चले गए मान लो कि कश्मीर वाला एरिया में, तो वो भी तो गोरा चिट्टा हो ही जाएगा ना, इन्वायरमेंट उसको गोरा कर देगा, इन्वायरमेंट का भी कुछ असर होता है। लेकिन मेनली हमारे जो भी फीचर्स हैं, जो भी हमें दिखता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो सब किस में होता है, डीएनए में होता है। इसको जब क्लास 10th में आप पढ़ेंगे ना, तो डीएनए को आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी उतना नहीं, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी लक्षण कर्म हमारे अंदर में दिख रहे हैं, हमारे बालों का रंग, सब कुछ, हमारे आंखों का रंग, सब कुछ किससे डिसाइड हो रहा है, डीएनए से। और ये डीएनए कहां होता है, क्रोमेटिन फाइबर में। क्रोमेटिन फाइबर बना ही होता है किसका, डीएनए और प्रोटीन का। और क्रोमेटिन फाइबर का जो छोटा टुकड़ा होता है ना, उसी को हम कहते हैं जीन। आपको पता है जीन, हाँ सुने होंगे आप जीन, कहते हैं इसका जीन ही खराब है, मेरा कोई कहेगा मेरे में ये जेनेटिक बीमारी है, मेरे अंदर में ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी मतलब कैसा बीमारी, वैसा बीमारी जो हमें माँ बाप से मिला, समझ गए ना। जेनेटिक डिजीज हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप से मिला। अभी मैं माँ बाप को आप दोष देना शुरू कर देंगे ना, ये बीमारी तो आपसे मिला हमको, अरे भाई अब उसको उसके माँ बाप से मिला होगा। तो कई ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिक होता है, समझ गए ना। तो क्रोमेटिन फाइबर किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। और ये कैरी करता है क्या, जीन्स, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी यूनिट। क्या कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट। हेरिडिटी यूनिट मतलब, हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी का अगर आप हिंदी जानना चाहे तो शायद आप सुने होंगे अनुवांशिक। वैसे हिंदी नहीं भी जानना है, हिंदी पे हम अभी कभी जाते भी नहीं है, लेकिन बता दिया अनुवांशिक। हेरिडिटी मतलब हुआ कि जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं हेरिडिटी। समझ गए ना, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो जीन्स जो है ना वो हेरिडिटी यूनिट है, यानी कि हमें अपने फादर के जनरेशन से या मदर के जनरेशन से जो कुछ भी मिला हम कहेंगे वो हेरिडिटरी है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के फैमिली में होता क्या है कि मतलब अनेक बीमारियां होती है, जैसे कि एक हेमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। हेमोफीलिया एक बीमारी का नाम है जिसमें कि ब्लड जो है ना क्लॉट नहीं होता है, यानी कि अगर आपका ब्लड, जैसे हम लोग का क्या होता है जब खून बहता है तो खून खुद को खुद जम जाता है ना, हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि खून जमता नहीं है, एक बार अगर कट लग गया तो खून बहता ही रह जाएगा। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि हेरिडिटिक डिजीज है, यानी कि माँ बाप में किसी को होगा तभी वो बच्चों में आएगा, समझ गए ना। तो हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन है, यानी कि हमें अपने माँ बाप से क्या मिला, जीन मिला। और वो जीन कहां है, क्रोमेटिन फाइबर में। और जीन क्या है, एक तरह से डीएनए कह सकते हो, डीएनए से ही जीन बनता है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, 10th में जाएंगे तो हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर इतना आप समझ लीजिए कि क्रोमेटिन फाइबर डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और ये जीन कैरी करता है, जो कि हमारा हेरिडिटरी यूनिट है। हेरिडिटरी मतलब क्या, जो हमें अपने माँ बाप से मिला, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है, उसी को हेरिडिटरी कहते हैं। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो हो गया क्रोमेटिन फाइबर, तो सारे स्ट्रक्चर्स हम समझ गए। जब सेल डिवाइड करने वाला होगा, जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है उसका भी बंटवारा यही तो मिलेगा। क्रोमेटिन फाइबर ही तो जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, और यही जेनेटिक मटेरियल तो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सेल को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वैसे समय में ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, क्वाइल्ड होना शुरू होता है, यानी कि वो जमा होना शुरू होता है, और जमा होकर के वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोम। ध्यान सुनिएगा कि जब सेल डिवीजन का, देखिए ऐसे जब सेल जनरल कंडीशन में है तब उसमें क्रोमेटिन फाइबर है जो कि एकदम थ्रेड लाइक है, पूरे सेल में फैला हुआ है। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो ये सारे के सारे क्रोमेटिन फाइबर क्या होंगे, क्वाइल्ड होने शुरू होंगे, यानी कि एक जगह पर लिपटना शुरू होगा, और वो क्या होंगे, रॉड लाइक शेप्स बनाएंगे, और उन रॉड लाइक शेप्स को हम क्या कहेंगे, क्रोमोजोम कहेंगे। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखिए पॉइंट लिखा गया होगा कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर गेट क्वाइल्ड एंड फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। क्या कहलाएगा, क्रोमोजोम्स कहलाएगा। और क्रोमोजोम जो ये टर्म है वो क्वाइंट किया था वेलडेगर ने 1888 में, नोट में देखिए लिखा हुआ है नाम, वेलडेगर 1888 में इन्होंने क्रोमोजोम टर्म इंट्रोड्यूस किया। क्रोमोजोम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खास करके बायोलॉजी का जो एक ब्रांच बनता है जेनेटिक्स, वो पूरा का पूरा स्टडी होता है क्रोमोजोम से, समझिए, वहां पूरा जीन का ही खेल होता है, तो वहां क्रोमोजोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोमोजोम किससे बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से। और कब बनता है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है,
ये याद रखने की चीज है। हमेशा क्रोमोजोम नहीं होता है, हमेशा तो क्रोमेटिन फाइबर होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाएगा और क्या बना देगा, रॉड लाइक शेप्स बना देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोजोम कहेंगे। इसे हम इरेज करते हैं और हम लोग क्रोमोजोम देखते हैं कि क्रोमोजोम देखने में कैसा होता है। क्रोमेटिन फाइबर तो थ्रेड लाइक है, तो अब हम देखेंगे कि क्रोमोजोम देखने में कैसा होता है। तो अगर क्रोमोजोम को आप देखिए ध्यान से, तो क्रोमोजोम देखने में कुछ ऐसा होता है। इसके बीच में एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है और ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा टाइप का होता है क्रोमोजोम, ठीक है। एक जनरल सा, कोई ज्यादा मैं पेंटर नहीं हूं, लेकिन एक ऐसा टाइप का ही होता है क्रोमोजोम। अगर आप देखोगे, अब इस क्रोमोजोम को गौर से देखो, तो ये जो बीच में है, ये जो बीच में आप गोल सा देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो चार आपको दिख रहे हैं, ये है क्रोमोजोम आर्म्स, इसे हम क्रोमोजोम का आर्म कहते हैं। और ये कैसे बना होगा, ये बना कैसे, जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ, उसी से क्या हुआ, ये क्रोमोजोम बना। ये फिगर है किसका, क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम का आप नोट में बना लीजिएगा, वैसे सीट में भी होगा। ये फिगर है किसका, क्रोमोजोम का। और क्रोमोजोम के बीच में जो ये स्फेरिकल सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोजोम हो जाते हैं चार टाइप के। थोड़ा सा ये अप है, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि जो फाउंडेशन में आता है तो कई बार ऐसे ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके पोजीशन के हिसाब से क्रोमोजोम कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। इसको हम इरेज करें। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्रोमोजोम कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। तो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएंगे 4 टाइप के। स्ट्रक्चर बस आपको डिफाइन उतना बस याद रखना है कि क्या क्या है। क्रोमोजोम हो जाते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला टाइप अगर आप देखें तो सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम फर्स्ट टाइप है क्रोमोजोम का। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर, कि सेंट्रोमियर कहां है। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो ठीक बीच में होगा, एकदम बीच में। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि सेंट्रोमियर इज सेंट्रली लोकेटेड, या सेंट्रोमियर इज एट मिडिल पॉइंट। हाँ, ये लिखिए मिडिल पॉइंट। यानी कि मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हम उस क्रोमोजोम के कहते हैं जिसमें सेंट्रोमियर ठीक बीच में है। यानी सारे क्रोमोजोम आर्म का लेंथ क्या होगा, से इक्वल होगा। चारों के चारों क्रोमोजोम आर्म का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम वैसा क्रोमोजोम जिसका सेंट्रोमियर ठीक बीच में होता है। इसके बाद अगर आप देखो सेकेंड टाइप होता है सब मेटासेंट्रिक। ध्यान दीजिएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सेकेंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा किधरो शिफ्ट हो गया रहता है। कि यहां देखिए, जैसे इसमें हम देखें, अगर आप इसमें देखें थोड़ा सा, अब देखिए इसमें नीचे वाला जो क्रोमोजोम आर्म है वो थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है, और ऊपर वाला जो क्रोमोजोम आर्म है वो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो सेंट्रोमियर क्या हुआ है, स्लाइटली दूर है मिडिल से, यानी कि जस्ट मिडिल में नहीं है, मिडिल से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें मैंने थोड़ा ऊपर बनाया, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। समझ गए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सेंट्रोमियर इज स्लाइटली थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल पॉइंट। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा दूर है मिडिल पॉइंट से, आप पहचान जाएंगे कि यह कौन सा क्रोमोजोम है। यह है आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक। थर्ड टाइप हम यहां देखें, इस तरफ देखते हैं।
थर्ड टाइप अगर आप देखें तो थर्ड टाइप आपका हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया होता है, बहुत ज्यादा। जैसे इसमें देखिए, इस क्रोमोजोम को गौर से देखिए, क्या दिख रहा है इस क्रोमोजोम में आपको कि जो ऊपर वाला आर्म है देखिए कितना छोटा है और नीचे वाला आर्म देखिए कितना बड़ा है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया ना, बहुत ज्यादा शिफ्ट। तो जब बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाए यानी मिडिल पॉइंट से बहुत दूर हो तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। तो यहां हम इसमें लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि सेंट्रोमियर, यहां पे लिख देते हैं, उधर दिखेगा नहीं, तो सेंट्रोमियर इज फार अवे फ्रॉम मिडिल पॉइंट। जब सेंट्रोमियर मिडिल पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो क्या कहलाएगा बाबू, वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। और सबसे लास्ट एंड फाइनल आखिरी टाइप जो है क्रोमोजोम का वो कहलाएगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। आप तो गेस कर लिए होंगे कि क्या होगा, इसमें सेंट्रोमियर पूरा टॉप पे चला जाएगा या पूरा बॉटम में आ जाएगा, यानी दो ही आर्म दिखेगा। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा कि ये मान लो सेंट्रोमियर है, अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, बस दो आर्म दिख रहा है ना, यानी कि सेंट्रोमियर क्या हो गया, या तो टॉप पे हुआ या बॉटम पे। सेंट्रोमियर इज एट टॉप और बॉटम, या तो टॉप पे है या बॉटम पे, तो क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक। तो आपने क्या देखा, मैं फिर से एक बार क्रोमोजोम बता देता हूं कि क्रोमोजोम क्या है। तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमेटिन फाइबर कैरी करता है जीन, जो कि है हेरेडिटी यूनिट, यानी कि जो हमें अपने मां बाप से मिला, जो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेगा, हमारे जो भी फीचर्स हैं उसे डिसाइड करेगा। लाइक हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर क्या होगा, हमारा आई कलर क्या होगा, हम लंबे होंगे छोटे होंगे, क्या होगा, सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, हमारे जीन ही डिसाइड करते हैं। और वो जीन कौन कैरी करता है, हमारा क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में हर जगह यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप में फैला हुआ होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वह क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जमा होना शुरू हो जाता है, और जमा होकर के वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम टर्म है वो 1888 में इंटरट्वाइंड किया गया। क्रोमोजोम को का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोजोम के बीच में एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और आर्म्स होते हैं, क्रोमोजोम के आर्म्स होते हैं। सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से 4 तरह के क्रोमोजोम। सबसे पहला मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो ठीक बीच में होगा। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होगा वो थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन होगा, यानी मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा दूर होगा। फिर आया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, और टेलोसेंट्रिक में तो कमाल हो जाएगा, सेंट्रोमियर एकदम या तो टॉप पे चला जाएगा या बॉटम में चला जाएगा, यानी 2 ही आर्म बच जाएगा। तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक। हाँ, तो एक बात और, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिम्स हैं, तो सबके सेल के अंदर में क्रोमेटिन फाइबर है, और जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो क्रोमोजोम नंबर होता है ना वो अलग अलग होता है।
हर एक ऑर्गेनिज्म में यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। जैसे हम लोग की बात करें तो हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम्स है, यानी कि 46 क्रोमोजोम है हमारे बॉडी के अंदर, समझ गए ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। और याद रखिएगा कि ह्यूमन का में जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितना है, 46, या हम कह सकते हैं 23 पेयर। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और होगा। ओके, इस आपको क्रोमोजोम समझ में आया होगा सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, इतना जान ले बहुत है। आगे डिटेल से स्टडी जब आप बायो आगे पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आपको अगर यहाँ तक, कुछ टर्म्स थोड़ा सा ये टफ टर्म्स है, बहुत से नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करके बुक्स में मिलेगा नहीं आपको, तो अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप एकदम डाउट पूछिएगा, जो भी आपके पास मेथड्स है डाउट पूछने का, या कमेंट कीजिएगा, सबसे बेहतर जो भी करके। ओके ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस। न्यूक्लियस का क्या काम है। न्यूक्लियस आप समझ गए क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ गए, फिर क्रोमोजोम समझ गए। अब हमें देखना है न्यूक्लियस के फंक्शन। तो न्यूक्लियस के फंक्शंस को अगर देखिए तो सारे देखिए, सबसे पहला तो ये सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। सेकेंड, ये जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज करता है और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एक सेल से नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर करता है, यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेल के अंदर बंद है और एक सेल से दूसरे सेल तक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम, यानी कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन करने का मतलब कि जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होना है इंफॉर्मेशन, उसे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। और नेक्स्ट, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। जब ये सेल को ही कंट्रोल करता है तो सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करेगा, तो ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। और यही मतलब समझ लीजिए ना, सेल जो कुछ भी कर रहा है ना, एक चीज याद रखिए, सेल जो कुछ भी कर रहा है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है, सेल को कितना बार डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, कब रुकना है, कितना प्रोटीन बनाना है, कितना एनर्जी बनाना है, सेल के अंदर में जो कुछ भी होना है 100% हर एक चीज कंट्रोल करना किसका काम है, न्यूक्लियस का। इसीलिए न्यूक्लियस को हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, समझ गए। अब देखिए, जनरली जो सेल्स होते हैं उसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, हर एक सेल के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। खास करके इसमें अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना हो तो हमारे मसल के सेल्स, हमारे जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। कुछ सेल्स होते हैं, देखिए, जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा उसको कहेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस वाला सेल, यानी उसके साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, उसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का अगर आपको एग्जांपल जानना हो तो आप याद रख सकते हैं हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं। हम जब टिश्यू चैप्टर में मसल पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, या फिर उसके बाद जो है सो इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स यानी वैसे मसल्स जो हमारे इच्छा से मूव करता है, जैसे हमारा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स हमारी इच्छा से मूव करता है ना, हमारा टंग, हमारा जॉज, ये मतलब जो भी मसल्स हमारी इच्छा से मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल मसल को जो बनाने वाला सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। वो जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो उतना। तो जनरली सेल्स के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यही पूरा खेल था न्यूक्लियस का। आई विश आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप एकदम पूछिए। फिर वही बात, नोट्स बनाते चलिए, लेक्चर को कंटिन्यूअस देखते चलिए, कोई भी एक्सकेप मत कीजिए लेक्चर को कि चलो ठीक है आज न्यूक्लियस देख लेते हैं, सेल वॉल नहीं देखे क्या हो गया। नहीं, एक सीक्वेंस में चलने दीजिए। अगर आप आज से देखना शुरू किए हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, यहां तक आएंगे। और फिर वही बात, ट्यूशन खुलेंगी तो आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखते चलिए। जो भी प्रॉब्लम हो पक्का पूछिए, व्हाट्सएप से कीजिए या टेलीग्राम से या कॉल कीजिए। नहीं कुछ ज्यादा दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कीजिए और प्रॉब्लम पूछिए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं रहने दीजिए। ये जो समय मिला है लॉकडाउन में, ये जो खाली समय मिला है, इसे हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीजों में और बेटर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे, नोट्स बनाते चल रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे आप, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।